पिछली क्लास में हमने पंचकर्मा के 2 टॉपिक्स कर लिए थे, जिसमें कि पंचकर्मा, पंचशोधन, उसकी बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशंस और ऋतुशोधन हमने कर लिया था। आज की क्लास में हम उसके फर्दर टॉपिक्स के बारे में करने वाले हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है पंचकर्मा इन स्वस्थ एंड आतुर। तो बात करते हैं पंचकर्मा इन स्वस्थ की। मल आपहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम पीतवा संशोधनम काले सम्यक आयुषा युज्यते चिरम। रेफरेंस है चरक सूत्र चैप्टर नंबर 15 श्लोक नंबर 22। मल आपहम मतलब कि दूषित वात, पित्त, कफ या मूत्र पुरीष आदि या मल, इनको दूर करने वाली। रोगहरम यानी कि व्याधि को नष्ट करने वाली। बल वर्ण प्रसादनम मतलब कि बल वर्ण को बढ़ाने वाली। पित्तवा मतलब पीकर। संशोधनम शोधन की जो संशोधन औषधि है उनको पीकर मनुष्य अधिक दिन तक उत्तम आयु की मतलब उत्तम प्रकार की आयु का भोग करता है। Here पंचकर्मा कैन बी परफॉर्म्ड एज दिनचर्या, ऋतुचर्या। अगर हम स्वस्थ की बात करते हैं, अगर हम रोग के अनुसार या रोगी की बात करते हैं, तो उसमें वेग अवरोध जन्य व्याधि वगैरह में हम आगे यूज कर सकते हैं। संतर्पण जन्य, अवतर्पण जन्य व्याधि में हम पंचकर्मा का यूज करते हैं रोग में। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, रसायन चिकित्सा में पंचकर्मा का क्या महत्व है? आचार्याज हैव हाईलाइटेड दैट शोधन ऑफ शरीर इज एन एसेंशियल प्री requisite for the administration of rasayana therapy, because if srotas are not clean, then rasayana effect will not be achieved to the maximum extent. Just as an unclean cloth does not take up the color, hence if shodhan is administered before rasayana, it will help in cleaning all the srotas of the body, and thus this helps in getting maximum benefits from the rasayana. Next है रोग के अनुसार पंचकर्मा। एवं विशुद्ध कोष्ठस्य कायर अग्निर अभिवर्धते। मतलब कि जैसे हम पंचकर्मा, किसी भी रोग में पंचकर्मा करवाते हैं तो उससे कोष्ठ शुद्ध हो जाता है। जठरा अग्नि, कायर अग्नि मतलब जठरा अग्नि बढ़ जाती है। व्याध्यश्च उपशाम्यन्ति मतलब कि व्याधि शांत हो जाती है। प्रकृतिश्च अनुवर्तते, प्रकृति ठीक हो जाती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि त्रिवर्णश्च अस्य प्रसीदति मतलब कि इंद्रिया, मन, बुद्धि और वर्ण निर्मल हो जाते हैं, उनका प्रसादन हो जाता है। बलम पुष्टिर अपत्यम च वृष्टा च आस्य जायते, बल बढ़ता है, पुष्टि होती है और संतान की प्राप्ति होती है। जराम कृच्छेन लभते चिरम जीवत्य अनामय। जराम, जराम की मतलब है जो एज है वो थोड़ी सी डिले हो जाती है। कृच्छेन लभते चिरम जीवत्य अनामय मतलब कि बहुत दिनों तक रोग रहित होकर वो व्यक्ति जिंदा रहता है। तस्मात् संशोधनम काले युक्ति युक्तम पिबेत नरः, इसीलिए समय पर संशोधन जो है करवा लेना चाहिए। दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनये जिताः संशोधनयेतु न तेषां पुनरुद्भव। The doshas which are specified by शोधन never reoccur but those specified by लंघन और पाचन में reoccur। मतलब कि अगर शमन चिकित्सा से किसी भी रोग की चिकित्सा की जाती है तो वापस आने के चांसेस रहते हैं उस रोग के, लेकिन अगर उसी रोग की चिकित्सा संशोधन से की जाती है तो वो जो रोग है वो फ्रॉम रूट डिटैच हो जाता है बॉडी से, मतलब कि जड़ से ही खत्म हो जाता है और उसके वापस एस्टेब्लिशमेंट के चांसेस नील हो जाते हैं। फिर है, अब हम वापस से स्वस्थ की बात कर रहे हैं। हमने एक बार स्वस्थ की बात कर ली, रसायन में उसका महत्व कर लिया, रोग के अनुसार कर लिया। अब हम थोड़ा सा उसको डिटेलिंग में लेकर जा रहे हैं कि दिनचर्या में जब स्वस्थ व्यक्ति में हमने अगर पंचकर्मा करवाना है तो पहला तरीका है दिनचर्या में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। दिनचर्या में कैसे? अभ्यंग, उद्वर्तन, प्रायोगिक धूमपान, नावन नस्य, गंडूष धारण, व्यायाम और मर्दन। ऋतुचर्या में जैसे अगर वसंत ऋतु है जो कि अप्रॉक्स मार्च और अप्रैल में आती है तो उसमें अंजन, उद्वर्तन, धूम, कवल ग्रह, वमन आदि कर्म, क्योंकि उस टाइम जो है कफ प्रकोपित रहता है तो हमने वो प्रोसीजर्स करने हैं जो कि कफ को कम करेंगे। देन है ग्रीष्म, ग्रीष्म में घृतपान, वर्षा में बस्ती क्योंकि यहाँ पे वात का प्रकोप रहता है, शरद में पित्त का प्रकोप रहता है तो तिक्त सर्पीपान, विरेचन, स्नान विद महेंद्र जल, अवगाह विद महेंद्र जल। हेमंत और शिशिर में, हेमंत में अभ्यंग, उत्सादन, मूर्धनि तेल, जेनताक स्वेद और आतप स्वेद। शिशिर में थोड़ी सी वात भी रुक्षता भी ज्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीजर्स करेंगे। अभ्यंग, उत्सादन, मूर्धनि तेल, जेनताक स्वेद और आतप स्वेद। अब आतुर में यानी कि रोगी में पंचकर्मा कैसे कैसे कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दोषा, वेग धारण जन्य व्याधि, संतर्पण जन्य व्याधि या विकार या अवतर्पण जन्य विकार। तो दोषास के अकॉर्डिंग क्या है? अगर वात बढ़ा हुआ है तो उसमें बस्ती करवाते हैं, पित्त बढ़ा हुआ है तो विरेचन, कफ है तो वमन, अगर उधर्व जत्रुगत व्याधि है तो उसमें नस्य करवाया जाता है और रक्त दुष्टि है तो रक्त मोक्षण करवाया जाता है। तो ये पंचकर्म आपके यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं।
फिर है वेग धारण, मतलब जो आपको अधारणीय वेग बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या पंचकर्मा प्रोसीजर्स करवा सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि मूत्र में स्वेदन, अवगाह, अभ्यंग, अवपीड़क घृत, त्रिविध बस्तीकरण करवा सकते हैं। शुक्र की अगर वेग धारण की वजह से अगर कोई रोग हुआ है तो उसमें निरु, अवगाह, अभ्यंग करवा सकते हैं। छर्दी में प्रच्छादन, धूम, लेप, रक्तमोक्षण, व्यायाम, विवेक। उद्गार में हिक्का जो चिकित्सा होती है उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। श्रम श्वास में वात अनुलोमन क्रिया करते हैं। पुरीश में स्वेद, अभ्यंग, अवगाह, वर्ती, बस्तीकरण। अधोवात में स्नेह, स्वेद, वर्ती, बस्ती। श्वेथु में उदर्व जत्रु, अभ्यंग, स्वेद, धूम, नावन्नस्य और उत्तर बस्ती स्नेह। जृंभा में बाथर औषधि देते हैं। पिपासा में तर्पण और निद्रा में मसाज करवाते हैं। फिर है संतर्पण जन्य विकार। संतर्पण जन्य विकार, पहले तो ये संतर्पण जन्य विकार बोले गए हैं कि कौन कौन से होते हैं, जो कि ऑलरेडी हम चरक सूत्र चैप्टर नंबर 23 में पढ़कर आ चुके हैं, तो हम इस पर अब ज्यादा नहीं करेंगे डिस्कस, सीधा हम इसकी चिकित्सा पर चलते हैं। अगर संतर्पण जन्य व्याधि है, मतलब कि कफ बढ़ा हुआ है, तो हमको वो सारे प्रोसीजर्स करने हैं जो कि कफ को कम करेंगे। तो इसमें हम व्यायाम कर सकते हैं, उल्लेखन, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, उपवास, धूम और स्वेदन। नेक्स्ट है अपतर्पण जन्य विकार, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 23 एज संतर्पण जन्य विकार हम पढ़ चुके हैं सूत्र स्थान में। तो ये सारे वो विकार हैं जो कि अपतर्पण जन्य विकार है और उनकी चिकित्सा क्या है, घृतपान, जो जीवनीय गण द्रव्य हैं उनसे स्नान करवाना, क्योंकि अब यहाँ पे वात बढ़ा हुआ है तो हमको वो सारे प्रोसीजर्स करने हैं जिससे वात जो है वो कम हो, जैसे बस्ती, अभ्यंग, जीवनीय गण के द्रव्यों से स्नान कराना, घृतपान करवाना, ये सारी इसकी चिकित्सा हो जाएंगी अपतर्पण जन्य व्याधि की। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ शोधन, जो कि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, बट इन स्लाइड्स में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में करने वाले हैं। तो पहला है इंडिकेशंस ऑफ शोधन अकॉर्डिंग टू दोषा। अकॉर्डिंग टू दोषा अगर हम करते हैं तो उसमें है वाते तो ब्रह्मणा, ये हम एक्चुअली कर चुके हैं। वात में बृहन करते हैं, पित्त में परिशोधन करते हैं, कफ में वमन करवाते हैं और सन्निपातज में विरेचन। अब यहाँ पर पित्त में विरेचन नहीं लिखा है, पित्त में परिशोधन लिखा है। परिशोधन क्या होता है कि बॉडी से, फुल बॉडी से पित्त को बाहर निकालना, बट ये थोड़ा सा लाइट प्रोसीजर होता है। सन्निपातज में विरेचन करवाते हैं, थोड़ा सा बोल सकते हैं हैवी प्रोसीजर होता है, लेकिन दोनों में ही पित्त को ही बाहर निकालना होता है। प्रभूत श्लेष्म पित्त अस्त्र मलाह संश्लिष्ट मारुता, यानी कि जिसके अंदर श्लेष्म कफ, पित्त, अस्त्र मतलब कि रक्त और मल ये बढ़ चुके हैं, प्रभूत मात्रा में है, या फिर संश्लिष्ट मारुता या फिर इनके साथ वात भी इंक्लूड है। बृहत शरीरा बलिने, या फिर जिसका जो शरीर है वो बड़ा है, बृहत बड़ा, बलिनो जिसको शरीर जो है वो बलवान है, उसको लंघनीय विशुद्धि भी संशोधन क्रिया के द्वारा लंघन करवाना चाहिए। ये चरक सूत्र चैप्टर नंबर 22 श्लोक नंबर 19 का रेफरेंस है। नेक्स्ट है बहुदोष अवस्था, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है वो लेक्चर तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। विकृति के अकॉर्डिंग क्या है देखो, शोधन इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेंथ, कॉम्प्लेक्शन, वॉइस एक्सेट्रा, हेंस शोधन शुड बी एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू दोषा एंड विकृति। नेक्स्ट आते हैं इंडिकेशंस ऑफ शोधन अकॉर्डिंग टू अवस्था। चले दोषे मृदु कोष्ठ, यहाँ पे मृदु है, मृदु कोष्ठे नेक्षतात्र बलम नृणाम, मतलब कि अगर दोष चल अवस्था में है और रोगी का जो कोष्ठ है वो मृदु है तो उसका बल ध्यान में रखते हुए हमको शोधन करना चाहिए। अव्याधिर दुर्बल त्यापी शोधनम ही तदा भवेत, कि अगर उसको कोई भी रोग या कोई भी व्याधि की वजह से अगर वो दुर्बल हुआ है तो उसमें भी हम शोधन करवा सकते हैं, लेकिन वही उसके बल वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। स्वयं प्रवृत्त दोषस्य मृदु कोष्ठस्य शोधनम, कि जो दोष स्वयं प्रवृत्त अवस्था में है यानी कि एक्यूमुलेटेड है और बाहर निकलने के लिए तैयार है, और कोष्ठ जिसका मृदु है उसमें भी शोधन काफी अच्छा बताया गया है, या मतलब उसमें जो शोधन इंपॉर्टेंट बताया गया है ऐसा कह सकते हैं हम। भवेद अल्प बलस्य यापि प्रयुक्तम व्याधि नाशनम, कि यदि जिसका बल जो है वो अल्प बल है अगर किसी का, और उसमें भी अगर शोधन करवाया जाए, मृदु शोधन करवाया जाए, तो वो भी व्याधि का नाश कर सकता है। इंडिकेशन ऑफ शोधन इन दुर्बल, if chalit dosh is present then it is removed repeatedly in minimal quantity. If person is having less bal because of upavas etc, then mridu shodhan is conducted with the mridu वीर्य द्रव्य like आरकवद etc, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर किसी का बल कम है या दोष जो है चलित अवस्था में है तो उसमें मृदु शोधन करके व्याधि का नाश किया जा सकता है। देन है सद आतुरे शोधनम
इंसदातुल लाइक दोज हु सफर विद डिजीज ऑलवेज, कि हमेशा उनको कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। द फिजिशियन शुड एडमिनिस्टर द स्निग्ध शोधन, ताकि उनकी बॉडी में वात की वृद्धि ना हो। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ शोधन, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। एज के बेसिस पे क्या है कि जितना भी like all the शोधन procedures are contraindicated before the age of 10 years and above the age of 70 years। मतलब कि 10 to 70 के बीच में ही हमको पंचकर्मा ज़्यादातर प्रेफर करना चाहिए, उससे पहले भी नहीं और उससे बाद में भी नहीं। ओके, तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, अग्नि एंड कोष्ठ परीक्षा इन पंचकर्मा। इंपॉर्टेंस ऑफ अग्नि। आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभा ओजस्ते ओज अग्न्यम प्राणश्चोक्ता देह अग्नि हेतुका। मीन्स आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय लाइक शरीर का उपचय, प्रभा मतलब कांति, ओज, अग्नि और प्राण, ये सारी चीजें अपने अपने प्रकृति रूप से काम कर रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अग्नि, देह अग्नि की वजह से। सो फूड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू धातु, ओज, बल, वर्ण एक्सेट्रा। इट इज अग्नि दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस बिकॉज रस आदि धातु भी इनसे नहीं, मतलब जब हमारी अपाक आहार रहता है, जब वो पकता नहीं है, तो रस आदि धातु भी इवन नहीं बन सकती हैं इस कंडीशन में। अग्नि परीक्षा मतलब हमारे जो शरीर में अग्नि 13 प्रकार की बताई गई हैं। 13 में 5 प्रकार की तो भूत अग्नि है, 7 प्रकार की धात्वा अग्नि है और 1 प्रकार की अपनी जठरा अग्नि है, जिसमें जठरा अग्नि को प्राइम इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी कि प्रधानता दी गई है। सर्व अग्निषु जठर अग्नय प्रधान्यम। अकॉर्डिंग टू चरक, अग्नि असेसमेंट इज बेस्ड ऑन 2 कंपोनेंट्स, जिसमें आते हैं अभ्यावरण शक्ति और जलन शक्ति, यानी कि जब खाना पच रहा होता है तब वाली शक्ति, और खाना जब डाइजेस्ट हो चुका होता है आफ्टर डाइजेशन, वो वाली शक्ति। तो अगर इफ द डाइजेशन प्रोसेस इज प्रॉपर then at the end of digestion जीर्ण आहार लक्षण आर प्रोड्यूस्ड लाइक उत्साह, लघुता, उद्गार शुद्धि, शुद्ध प्रवृत्ति, प्रॉपर मल उत्सर्ग। तो अगर हमारी अभ्यवरण शक्ति अच्छी है तो अल्टीमेटली हमारी जरण शक्ति भी अच्छी होगी, क्योंकि उसके बाद हमको जीर्ण आहार लक्षण देखने को मिलते हैं, जो कि उत्साह, लघुता, उद्गार शुद्धि एक्सेट्रा है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर हमारी अग्नि एबनॉर्मल है तो उसमें पंचकर्मा एज अ पंचकर्मा चिकित्सा हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर विषम अग्नि है, विषम अग्नि किसकी वजह से होती है? वात की वजह से होती है, तो इसमें हम स्निग्ध अम्ल या लवण रस से चिकित्सा कर सकते हैं। तीक्ष्ण अग्नि जो कि पित्त की वजह से होती है, तो इसमें विरेचन या तीक्ष्ण मधुर स्निग्ध द्रव्य से चिकित्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट है मंद अग्नि जो कि कफ की वजह से होती है, तो उसमें वमन या कटु तिक्त कषाय द्रव्य हम यूज कर सकते हैं। और सम अग्नि है तो वन शुड मेंटेन द बैलेंस स्टेट ऑफ अग्नि ड्यूरिंग शोधन, दैट इज सबसे अच्छी अग्नि मानी जाती है सम अग्नि। फिर आते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अग्नि और कोष्ठ परीक्षा की, कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रग एंड ड्यूरेशन ऑफ दीपन पाचन। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि दीपन पाचन के लिए यूजुअली ना 3 to 7 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर मंद अग्नि है तो उसको जो दीपन उसका प्रोसीजर चलने वाला है तो उसमें लगेंगे 7 डेज। अगर सम अग्नि है तो उसके लिए मिनिमम 3 डेज बोला गया है, क्योंकि इट इज एसेंशियल टू मेंटेन नॉर्मल अग्नि, राइट। अगर तीक्ष्ण अग्नि है तो दीपन में नॉट बी रिक्वायर्ड, क्योंकि उस केस में जो भी आप दोगे उसको वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें जो है दीपन रिक्वायरमेंट ही ना हो दीपन की, या फिर शोधन से पहले कोई और प्रोसीजर करना पड़ जाए। टू डिसाइड द डोज ऑफ स्नेह, डोज ऑफ स्नेह जो है वो अकॉर्डिंग टू अग्नि ही हम देते हैं, क्योंकि जो भी स्नेह है हम उसकी डोज कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे ही पहली वाली जो डोज है वो जब पच जाती है, जब वो डाइजेस्ट हो जाती है, तब हम अगली डोज देते हैं। और उसका डाइजेस्ट होना किस चीज़ पर डिपेंड करता है? रोगी की अग्नि पर। नेक्स्ट है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग शोधन औषध, ऑल द शोधन मेडिसिन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द स्टेज ऑफ अजीर्ण। अगर आम की कंडीशन है, अजीर्ण की कंडीशन है, तो उस केस में हम शोधन मेडिसिन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उस केस में उसको ग्लानि या प्रतिलोम दोष हरण, यानी कि जिस मार्ग से दोषों का हरण होना चाहिए था, जो नेचुरल वे था उनका हरण होने का, एलिमिनेट होने का, उससे प्रतिलोम गति में लाइक उल्टी डायरेक्शंस में वो एलिमिनेट होंगे। तो हेंस असेसमेंट ऑफ अग्नि इज इंपॉर्टेंट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शोधन औषध। नेक्स्ट है टू डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट द संसर्जन कर्म आफ्टर प्रॉपर वमन और विरेचन। संसर्जन कर्म हमने शुरू करना होता है उसी दिन इवनिंग में, लेकिन अगर नॉर्मल अग्नि नहीं है, एक अग्नि अगर मंद है तो यही संसर्जन कर्म हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं। अगर नॉर्मल है तो उसी दिन हम इवनिंग में स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है स्वेदन में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, असेसमेंट ऑफ अग्नि इज नीडेड बिफोर स्वेदन कर्म टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ स्वेदन।
अगर तो हमको कोई भी स्निग्ध स्वेदन करवाना है और जो रोगी है उसमें अजीर्ण की अवस्था है या आम की अवस्था है, तो उस केस में हम स्निग्ध स्वेदन नहीं करवा सकते उस टाइम। पहले हमको दीपन या पाचन व्हाटसोएवर हमको कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा ताकि हम स्निग्ध स्वेदन उसमें करवा सकें। तो अगर किसी में अजीर्ण या आम अवस्था है तो हम उसमें रुक्ष स्वेदन की तरफ जा सकते हैं, ना कि स्निग्ध स्वेदन की तरफ। नेक्स्ट है अनुवाशन बस्ती में इसका क्या रोल। अब अनुवाशन बस्ती क्या होती है, हमारी स्निग्ध बस्ती होती है। तो सेम रीजन आएगा यहाँ पर भी, अगर किसी की अग्नि जो है वो तीक्ष्ण है, रुक्षता अगर उसकी बॉडी में है या केवल वात रोग से पीड़ित है वो रोगी, तो उसमें हम अनुवासन बस्ती देंगे। लेकिन अगर उसके अंदर मंद अग्नि है, आम की कंडीशन है, तो उस केस में हम अनुवासन बस्ती उसको नहीं देंगे, नहीं तो वो उसी चीज को और ज्यादा बढ़ा देगी। इट फर्दर रिड्यूस द पावर ऑफ डाइजेशन। अगर डाइजेशन ऑलरेडी कम है और उसमें अगर हमने अनुवासन बस्ती दी तो वो डाइजेशन को और ज्यादा स्लो कर देगी। नेक्स्ट है नस्य। अब नस्य क्या है देखो, इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अजीर्ण, तो उस केस में हम नस्य नहीं देते, हमारी जो अग्नि है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अब इस केस में होगा क्या कि नस्य भी स्निग्ध प्रोसीजर ही है एक तरह का, तो उसकी वजह से अगर हमने अजीर्ण की अवस्था में नस्य दिया तो मार्ग अवरोध हो जाएगा। स्रोतों का मार्ग अवरोध होने के कारण ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियां और होने के चांसेस है, जैसे कि श्वास, गाज, छर्दी। सो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नस्य कर्म, अग्नि शुड बी एनहांस्ड एंड बैलेंस्ड विद दीपन पाचन मेडिसिन। नस्य इज इंडिकेटेड ओनली व्हेन द पर्सन इज हैविंग दीप्त अग्नि। रोल ऑफ अग्नि इन रक्त मोक्षण। न अति उष्णम लघु दीपनीयम रक्ते अपनीते हितम अन्नपानम तदा शरीरम ह्यन अवस्थिता सो अग्नि विशेषेण च रक्षितव्य। अब ये क्या बोल रहा है, रेफरेंस है चरक सूत्र चैप्टर नंबर 24 कि जो भी खाना हम खा रहे हैं रक्त मोक्षण करवाने के बाद, आहार जो भी हम ले रहे हैं वो ना तो ज्यादा उष्ण होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए, लघु होना चाहिए और अग्नि को दीप्त करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा तदा शरीरम ह्यनवस्थितम, उसके अलावा क्या बोल रहा है कि जैसे हमने रक्त मोक्षण करवाया तो जो रक्त होता है ना वो एक जगह अवस्थित नहीं होता, एक जगह ठहरता नहीं है, जिसकी वजह से हमको उस टाइम पर अग्नि की रक्षा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हमारी अग्नि परीक्षा खत्म होती है। नेक्स्ट आते हैं कोष्ठ परीक्षा पर। कोष्ठ परीक्षा भी अग्नि परीक्षा की जैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है उसकी कि स्नेहपान के डेज डिसाइड करने के लिए। अब हमारे पास जो है कोष्ठ जो है 3 प्रकार का होता है, एक तो मृदु होता है, मध्यम होता है और क्रूर कोष्ठ होता है। अगर मृदु कोष्ठ है तो उसका जो स्नेहपान है वो 3 दिन तक चलता है, मध्यम 5 और क्रूर कोष्ठ के लिए 7 दिन तक चलता है। According to Acharya Dalhan, the days required for attaining सम्यक स्निग्ध लक्षणा depends on कोष्ठ। अब अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो मृदु, मध्यम और क्रूर को भी हम फर्दर 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मृदु को मृदु, मृदुतर और मृदुतम, मध्यम को मध्यम, मध्यमतर और मध्यमतम, वैसे क्रूर को भी हम आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे मृदु कोष्ठ नॉर्मल अगर हम बात करें तो 3 दिन का टाइम लगता है। अगर उसमें थोड़ी सी और मृदुता आ जाए तो 2 दिन में ही स्नेहपान डन हो जाता है। अगर उसमें थोड़ी सी और आ जाती है तो 1 डे में ही हो जाता है। अगर हम मध्यम की बात करते हैं तो नॉर्मल 5 डेज लगते हैं, 3, 5, 7 ऐसे चलते हैं। तो मध्यम में 4, मध्योत्तर में 5 और मध्योत्तम में 6, क्रूर में 7, क्रूरतर और क्रूरतम ये 7, 8, 9 अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन हम आगे उसको कर सकते हैं। फिर आती है इसकी इंपॉर्टेंस, जो कि हम स्नेहपान का ड्यूरेशन तो हम कर चुके हैं 3 to 7 डेज का, 3 फॉर मृदु, 5 फॉर मध्यम एंड 7 फॉर क्रूर कोष्ठ। नेक्स्ट आती है डोज डिसाइड करने के लिए कि डोसेज ऑफ शोधन द्रव्य इज डिसाइडेड बाय द कोष्ठ ऑफ पर्सन। अगर मृदु कोष्ठ की बात करते हैं तो नॉर्मल जो स्पेसिफिक डोज रहती है उससे हम रिड्यूस कर देते हैं क्वांटिटी। अगर तो हम बात करें क्रूर कोष्ठ की तो जो स्पेसिफिक अमाउंट है जो कि मध्यम कोष्ठ के लिए पहले से बताई गई है उससे हम उसको बढ़ा कर देते हैं, इंक्रीज करके देते हैं। नेक्स्ट आती है टू सिलेक्ट द ड्रग फॉर शोधन। फ्यू ऑफ द शोधन द्रव्य जिसके अंदर जैसे अगर हमने मृदु शोधन करना है तो उसके लिए हम मृदु ड्रग्स यूज करेंगे या मृदु शोधन करने वाली ड्रग्स यूज करेंगे, तो वो जो है मृदु कोष्ठ में ही यूज होती हैं, जैसे कि द्राक्षा, आरगवद एक्सेट्रा। और कुछ जो शोधन द्रव्य होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं और तीक्ष्ण शोधन ही करते हैं, तो उसके लिए हम क्रूर कोष्ठ को सिलेक्ट करेंगे ताकि उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। अगर तो हम मान लो कि अगर हम तीक्ष्ण जो द्रव्य होते हैं या तीक्ष्ण शोधन करने वाले द्रव्य मृदु में दे देंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो जब भी हमने ड्रग को चूज करना होता है उससे पहले हमको कोष्ठ की परीक्षा करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कोष्ठ और अग्नि का थोड़ा सा कंबाइंड असेसमेंट दे रखा है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वही समराइज वे में दे रखा है यहाँ पे कि असेसिंग कोर्स डोज ड्रग ऑफ दीपन पाचन, डोज एंड कोर्स ऑफ स्नेहपान, dose and drug of shodhan to avoid complications by the use of wrong drug dose or duration,
टू प्लान सम सर्जन कर्म, तो इस चीज़ के लिए हमको कोष्ठ और अग्नि की परीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हमने कवर किया है रोगी और आतुर में पंचकर्मा, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ शोधन और अग्नि और कोष्ठ परीक्षा। इसके बाद सिर्फ हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं जो कि फर्दर पार्ट 3 में अपलोड होंगे। If you are having any doubts regarding these lectures or regarding any topic, you can just comment down. I would really love to help. And till then, stay watching, stay happy. Bye.